डिजास्टर्स दैट आर फाउंड दैट अकर्ड इन जून। ठीक है, सो इसमें हम लोग बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड्स की। क्यों? बिकॉज मानसून आ गया है और मानसून में हर साल हमें क्या मिलता है, हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं वो उनका, या वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, विटनेस करते हैं हम लोग, काफ़ी जान और माल का नुकसान होता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम लोग कि क्यों हिमालय सीजन, माउंटेन सीजन में क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं, और ये भी समझेंगे हम लोग कि धीरे धीरे करके हिमालयस में, इन रीजन्स में क्लाउड बर्स्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्यों इंक्रीज हुई है। ठीक है कि नहीं? सो जून में क्या हुआ था, जून में कई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे बहुत ही मैसिव क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिससे कि NH जो आपका 315 है वो भी बह गया था। दियांग पटकाई जो आपका नेशनल पार्क है आसाम अरुणाचल प्रदेश के बीच में, उसका एक्सेस भी बंद हो गया था, और बहुत सारे जो लोग हैं इनकी डेथ भी यहाँ पे हुई थी। एंड सिमिलर अगर मैं जुलाई की बात करूँ, सिंस ये वीडियो जुलाई में बन रहा है, तो जुलाई में हम लोग ने जुलाई में लाइक हिमाचल में, अभी हम बात करें तो कश्मीर में, है ना, तो इस तरह के फ्लैश फ्लड्स एज वेल एज क्लाउड बर्स्ट हम लोग यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमें देखने को मिला। देखो हुआ क्या है, एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड हम लोग में देख रहे हैं। ये डेंजरस ट्रेंड क्या है कि भाई मानसून एक टाइम पे क्या होते थे कि भाई स्लो स्लो टिप 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 थोड़ी थोड़ी बारिश जो है सारा सारा दिन लगी रहती थी, कम बारिश, कम ज़्यादा टाइम पे कम बारिश होती थी। तो इस तरह के फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट इतने ज़्यादा नहीं होते थे बट दे वर मोर ऑफ एबरेशन, दे वर मोर ऑफ अ आइसोलेटेड इवेंट रेदर देन अ वेरी फ्रीक्वेंट इवेंट, है ना। अब क्या हो गया है, अब बारिशें जो है बहुत ही रैपिड, बहुत ही स्लो टाइम में, छोटे टाइम में, बहुत ही कंसंट्रेटेड एरिया में गिर रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिस करके फ्लैश फ्लड्स एंड क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमिना हो रहे हैं, एंड इससे बहुत ज़्यादा जानो माल की नुकसान हो रहा है। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, सो दिस थिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड व्हाई इट इज हैपनिंग। सबसे पहले हम समझते हैं भी क्लाउड बर्स्ट है क्या चीज़ है। क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना, देखो टेक्निकली बादल नहीं फटता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बादल फटा और बारिश ऐसे पानी नीचे गिर गया, ऐसा नहीं होता है। क्लाउड बर्स्ट जो है इट्स अ टेक्निकल टर्म गिवन टू कि जब एक बहुत छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल कम टाइम पे हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, IMD की डेफिनेशन के हिसाब से जिस एरिया में लाइक 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर 100 mm से ज़्यादा बारिश 1 घंटे के अंदर हो जाए तो उस चीज़ को हम लोग, या उस फिनोमिना को हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, होता कैसे, क्लाउड बर्स्ट होता कैसे, इसको हमने समझने की जरूरत है। देखो सबसे पहली बात तो क्लाउड बर्स्ट हमें जनरली कहाँ पे मिलेगा, वो माउंटेनियस रीजन्स में देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज माउंटेन्स में स्लोप बहुत ज़्यादा होती है, स्टीप होती हैं, और इसीलिए जब मॉइस्चर की हवाएं ऊपर, मॉइस्चर वाली हवाएं ऊपर को उठती हैं तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है और बारिश होती है। ठीक है, सो इन रीजन्स में हमें देखने को मिलेगा। होता क्या, देखो समझो, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं हमारी जनरली, जैसे मानसून की विंड्स आती हैं, वो जब इस तरह के हाई स्टीप माउंटेन से टकराती हैं तो दे आर फोर्स टू राइज अप, ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग बोलते हैं इसको। ऊपर ओरोग्राफी, ओरो का मतलब जहाँ पे आ गया उसका मतलब है माउंटेन्स। ठीक है, ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं तो क्या होता है, एडियाबेटिकली कूल होती हैं। कूल होंगी तो क्या होगी, हवा ठंडी होगी, जो मॉइस्चर है वो जो है कंडेंस कर गया, क्या बनाएगा, बादल बनाएगा। जितनी फास्ट ऊपर उठेंगे उतनी तेज ठंडी होंगी, उतनी ज़्यादा मॉइस्चर जो है सडनली कंडेंस करेगा। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड प्राइमरली बनेंगे, जिन्हें थंडरस्टॉर्म क्लाउड भी बोलते हैं। और ये क्लाउड देन जो है क्या करते हैं, माउंटेन्स के साथ साथ में मूव करते हैं। कई बार ये क्या होता है, दो माउंटेन्स के बीच में या माउंटेन्स का इस तरह का टोपोग्राफी होता है कि माउंटेन्स के फनल बन जाता है और ये क्लाउड जो है बीच में ऐसे फंस जाते हैं। फंसने के कारण क्या होता है, नीचे से मॉइस्चर अभी भी आ रहा है, पीछे से मॉइस्चर अभी भी आ रहा है, बट आगे माउंटेन को, क्लाउड को आगे जाने के लिए या ऊपर उठने के लिए जगह नहीं है। तो क्या होता है, एक टाइम पे बादल सैचुरेट हो जाएंगे, सैचुरेट होंगे तो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी और एक नैरो रीजन में बारिश होगी। क्या होगा इससे कि भाई मतलब ये कंडीशन मीट कर जाएगी एंड देन उसे क्लाउड बस्ट बोल देते हैं। क्लाउड बस्ट होगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे छोटे छोटे नदियाँ, नाले, स्ट्रीम्स होंगी, वो सडनली इन पे वाटर लेवल राइज होगा, बहुत तेज पानी नीचे गिरेगा एंड दिस विल कॉज इंटेंस फ्लैश फ्लड। ठीक है, फ्लैश फ्लड एकदम सडन फ्लडिंग हो जाएगी। सडन फ्लडिंग से क्या होता है, जान और माल का नुकसान होता है। ठीक है, दैट इज हाउ थिंग्स हैपन, दैट इज माउंटेन्स, दैट इज वाई माउंटेन्स रीजन में हमें क्लाउड बस्ट देखने मिलता है, क्योंकि यूनिक जो स्लोप राइजिंग इन टोपोग्राफी है वो यहीं पे हमको मिलती है। ठीक है कि नहीं, याद रखना है। इससे क्या है, फ्लैश फ्लड्स निकलते हैं ना। शॉर्ट फ्लैश फ्लड होते क्या है बेसिकली, अगेन यूएस नेशनल वेदर सर्विस के हिसाब से फ्लैश फ्लड वो होते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है 6 घंटे के अंदर अंदर फ्लडिंग को क्रिएट कर देती है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 6 घंटे के अंदर जो है सडनली पानी का लेवल राइज कर गया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, इसे हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। रैपिड राइज ऑफ वाटर विद नो और लिटिल वार्निंग। ठीक है, आप 2025 का धराली वाला फ्लड्स का देखो, उत्तरकाशी में जो हुए थे, देखो सडनली बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी नीचे उतरता है एंड नीचे उतरता है तो क्या होता है, ये जो है अगेन जो मेन रिवर बेसिन जहाँ पे जो कर्व ले रहा होता है, सबसे डेंजरस जगह होती है, यहाँ पे कोई किसी चीज़ को नहीं बनाना आता, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करती, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी थी, ये जो एक्सेस वाटर है इधर की तरफ को आता है, सब कुछ बहा के ले जाता है। ठीक है, 2025 का बहुत ही
हाईलाइट हम लोगों के पास क्लाउड बर्स्टिंग का फिनोमिना था ये, ठीक है। फ्लैश फ्लड्स होते हैं, ठीक है। फ्लैश फ्लड्स इन जनरल जो आपकी फ्लड्स आती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, टाइमिंग एंड स्पीड का फ़र्क होता है। स्पीड 10 मिनट से लेकर 6 घंटे के बीच में सडनली आ जाएंगे, पानी का लेवल राइज कर जाएगा। जनरली यहाँ पे कुछ दिन लग जाते हैं और कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं अपना फ्लडिंग आने में, और उतना ही टाइम उसको जो है जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली जाती है, ठीक है जी। जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चलती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, पर ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, डेज, हफ्ते, कई बार महीने तक पानी जो है वो फ्लड करता है। जैसे प्लेन एरियाज में है ना, जैसे पंजाब हरियाणा में आती है, प्लेन एरियाज में आती है, बाढ़ आएगी, धीरे धीरे आएगी और क्या करेगी, हफ्तों हफ्तों तक रहेगी। जबकि फ्लैश फ्लड है आपको पहाड़ों में देखने मिलता है, वैलीज में या फिर आपके स्लोप्स में देखने मिलता है, सडनली आएगी, सडनली खत्म हो जाती है, ठीक है। प्राइम कॉज क्या होता है, बादल फटना, ऊपर जो है कोई लेक है वो बस्ट कर गई है, बहुत ज़्यादा तेज रेनफॉल होगी उससे। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की पहाड़ों में सस्टेन रेनफॉल हो रही है या नदी में सस्टेन्ड पानी आ रहा है, तो उससे क्या होता है, फ्लड प्लेन्स में पानी बह जाता है, इस करके होती है, ठीक है। पानी की वेलोसिटी बहुत तेज, पानी की वेलोसिटी लो टू मॉडरेट होती है। ज्योग्राफिक स्केल बहुत ही छोटे एरिया में आता है, ये आता है बहुत ही वाइड स्पॉट एरिया में, बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स को कवर कर लेता है। वार्निंग के लिए कोई टाइम नहीं मिलता है, वार्निंग के लिए बहुत टाइम मिलता है, बहुत टाइम मिलता है हमें प्रिपेयर करने के लिए, कई बार 2-2, 3 दिन, 4-4 दिन भी मिल जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इस पर माउंटेन से राइज करते हो, एनीथिंग विच राइजेस अबव द माउंटेन्स ना, व्हाट हैपेंस इज पानी राइज करेगा ऊपर, सॉरी मॉइस्चर लेटेंट विंड्स ऊपर को उठेंगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही हैं, एनर्जी लूज करेंगी, ठंडी हो जाएंगी, कूल डाउन हो जाएंगे, एडियाबैटिक कूलिंग बोलते हैं इसको। कूलिंग होगी तो क्या, मॉइस्चर जो वेपर है वो कूल डाउन होगा तो क्या करेगा, कंडेंस कर जाएगा, कंडेंस करेगा तो क्लाउड्स बना देगा। दैट इज हाउ थिंग्स हैपन। फ्लडिंग का सिनेरियो हमारे देश में इट इज़ वेरी वेरी आप कह सकते हो सिवियर है, ऐसा कुछ नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट फ्लड इफेक्टेड कंट्रीज में से आता है इंडिया। 40 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है भाई हम लोग का फ्लड प्रोन, ठीक है जी, जिसमें 18 मिलियन हेक्टेयर जो ऑलमोस्ट हर साल इफेक्ट होता है। और क्यों, बिकॉज हमारे देश में जो रेनफॉल है वो सिर्फ 70% रेनफॉल 3 महीनों में कंसंट्रेटेड होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीनों में, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो रेनफॉल इस टाइम में होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लडिंग का सिनेरियो बनता है, ठीक है। 40% जितनी भी डिजास्टर रिलेटेड डेथ होती है हमारे देश में, दे आर बिकॉज ऑफ फ्लडिंग। कुछ स्टैट्स हैं आप लोगों के लिए याद करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि क्लाउड बस्ट इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं हमारे हिमालयन रीजन में। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि क्लाउड बस्ट क्यों इतने ज़्यादा हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है, पहला तो अपनी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं उससे एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक्स, समझो इसको, बड़ी प्यार से समझाते हैं। एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी हवा में जो मॉइस्चर होता है, वो हवा कितना मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है, वो किसके अधीन होता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हवा का टेम्परेचर जितना हाई होगा उतनी ही ज्यादा उसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, ठीक है, याद रखना है। और अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, हवा का टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। राइज होने से क्या हुआ कि जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसे हम लोग क्लासियस क्लैपरन स्केलिंग से समझते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज जो है वो 7% ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी दे देता है हवा को, ठीक है जी। सो पिछले दशकों में हमने क्या किया, हमने ऑन लोगों 1.25 डिग्री टेम्परेचर राइज कर ही दिया है, ठीक है। पर ये जो चीज है हिमालयस में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, मीन्स जो ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर राइज हो रहा है एवरेज, उससे ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा राइज टेम्परेचर हिमालयस में हुआ है, ठीक है। जो हिमालयस में जो हवा है वो ज्यादा गर्म हो रखी है, ऊपर से ग्लेशियर पिघल गए हैं, वो मॉइस्चर कहाँ पे, वो हवा में है, हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर है। फिर मानसून की विंड्स और मॉइस्चर लेके आती हैं, हवा ऊपर को उठती है, बादल बनते हैं। इतना ज़्यादा मॉइस्चर जो है ज़्यादा घने बादल बनाता है, ट्रैपिंग होती है, लोकल इंस्टेबिलिटी बनती है और बादल फटते हैं। बादल फटते हैं तो और ज़्यादा एक्सट्रीम फटते हैं, फटने से क्या होता है, ज़्यादा बारिश होती है। सिंपल है, ठीक है कि नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, लाइक दिस आई एम नॉट सेइंग, दिस इज अगेन आई हैव टेकन अ रिपोर्ट ऑफ इट, ठीक है। सो सिंपल, जो टेम्परेचर राइज है, इट इज अल्टरिंग द बेसिक एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक, जिसके कारण ओवरऑल वाटर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। बट जब पीछे से मॉइस्चर लेटेंट विंड्स आ रही है आपके मानसून की या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इकट्ठी होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा होता है, फोर्स तो ऊपर की जा रही है, ऊपर को राइज कर रही है माउंटेन्स में, माउंटेन हवाएं, मॉइस्चर वाली हवा ऊपर को उठती है माउंटेन में, बादल बनते हैं, बारिश होती है, इस तरह की क्लाउड बस्ट होते हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एनीवेज, ठीक है। उसके ऊपर आता है एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, बादल फट रहे हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, इतने लोग, इतनी मौत क्यों हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट के कारण। भैया देखो, हम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा है। आइडिया हम लोग का है कि हम लोगों ने पहाड़ों काट के रोड बना दी है, कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं करी, कोई डिजास्टर की प्लानिंग नहीं करी कि भी कहाँ से क्या आ सकता है। इसका लाइक वेरी इजी केस आप धराली में देख सकते हैं भाई।
ये जो उत्तरकाशी में जो फ्लडिंग आई, ठीक है जी, फ्लडिंग में क्या था कि भाई आप कभी भी जो रिवर का बैंक है, जो जहाँ पे बैंक टर्न कर रहा है, वहाँ पे यू विल नेवर पुट एन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे सारा बनाया हुआ था, जब एक्सेस वाटर आया तो इधर स्पिल किया, सारा जो है यहाँ पे फ्लडिंग हो गया। और यहाँ पे जो लोकल्स हैं देवर टेलिंग की भी इस तरह की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करनी है। अनप्लान्ड रोड कटिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करी हैं, जो रोड हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोग कहीं ना कहीं ऑल दोज काइंड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट वी हैव डन, दिस इज कॉस्ट too many landslides, too many destabilization of the local geology, rock structures, and इस करके ये सारे जो चीज़ हैं क्लाउड बर्स्ट को और ज़्यादा डेवस्टेटिंग बनाती है, फ्लैश फ्लड को और ज़्यादा डेवस्टेटिंग बनाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, हिमालयन स्टेट जो है वो एक्सट्रीम वेदर लाइक 1086 दिन जितने भी जो है यहाँ पे वेदर कंडीशंस रही है, रेनफॉल कंडीशन है, उसमें से 800 कुछ दिन जो है, ऑलमोस्ट 70% डेज जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखे, तो 2800 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स विच आर कॉजिंग और मैग्नीफाइंग, जो मैं कह सकता हूँ मैग्नीफाई कर रहे हैं ऑलरेडी जो प्रॉब्लम हमारे को हमको क्लाउड बर्स्ट में देखने को मिले। सो डबल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब क्या करने की जरूरत है, ठीक है, आंसर लिखना अपने को, तो क्या करने की जरूरत है भाई? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को रेन गॉज जो हैं, जो हमारे रेन सेंसर्स हैं, जो इनको इनकी नेटवर्क और इंक्रीज करने की जरूरत है। ऑटोमेटिक रेन गॉजेस हैं, रेन सेंसर्स हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में हमें लगाने की जरूरत है। तो वी शुड नो कि कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, किधर जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस बेसिन में, रिवर बेसिन में, किस नदी नाले में पानी एक्स्ट्रा आ सकता है, इसको हमें पहले प्रिडिक्ट करने की जरूरत है। तो हाई ऑल्टीट्यूड जो वाटरशेड्स हैं, इसमें हमें रेन गॉज मीटर्स एंड सेंसर्स लगाने की जरूरत है, ठीक है। सेकंड इज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को हम लोग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एआई बेस्ड हम लोग मॉडल्स ऑलरेडी लगा रहे हैं। सिमिलरली हम लोगों ने इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में हम देख रहे हैं कौन से एरियाज ऐसे जहाँ पे फ्लड प्रोन्स हो सकते हैं, जहाँ पे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकती है, जहाँ पे इस तरह के क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। आइसोलेट करें, एआई मॉडल बनाएं और वहाँ पे उस हिसाब से वार्निंग्स जारी करें जब लोकल बारिश होती है। तो वल्नरेबल स्लोप्स को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बाकी तो सारा एंथ्रोपोजेनिक है ना भाई। हम लोग रिवर बेड्स को भाई कहीं ना कहीं रिवर बेड्स की जो माइनिंग हम लोग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको कम करने की जरूरत है। फॉरेस्टेशन है, उसको करने की जरूरत है। फॉरेस्ट को छोड़ने, वाटर शेड्स को मेंटेन करने की जरूरत है। वाटर बेसिन के आसपास में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। ओवरऑल कुछ पोर्शन जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को हमें मैनेज करना पड़ेगा। कुछ एरियाज़ में हम लोगों को जो एक तरह से हम लोग का जो वार्निंग सिस्टम्स है उनको डेवलप करना पड़ेगा। उससे हम लोग इस तरह की कंडीशन से जो होने वाली क्षति है, हताहत होना या फिर डेथ्स होनी या फिर जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। वी बेसिकली नीड टू मूव अलॉन्ग विद नेचर rather than like controlling the nature. That is what I'm saying.